अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। तो मतलब इसका ये बनता है कि जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कुछ एटम्स हैं जो अपने अंदर से रेडिएशन निकालते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल है। तो होता ये है कि एटम जब अपने अंदर से रेडिएशन निकालता रहता है तो निकालने के बाद वो एक नए एटम में कन्वर्ट हो जाता है जो कि पहले से बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब ये सारा जो प्रोसेस होता है इसको ही हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, कि एक एटम का नए एटम में कन्वर्ट हो जाना। और ये होता कैसे, अपने अंदर से रेडिएशन निकाल के, तो तीन किस्म की रेडिएशन निकालता है। अगर वो अल्फा रेडिएशन निकालता है तो उसे हम कहते हैं अल्फा डीके, बीटा निकालता है तो हम कहते हैं बीटा डीके, और अगर गामा निकाले तो हम कहते हैं गामा डीके। अब जब जब ये रेडिएशन निकलती हैं तो क्या प्रोसेस होता है, एटम के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास में क्या क्या चेंजेस आती हैं, इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और उसके बाद कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। और अगर अच्छी लगे तो एक काम और कीजिएगा कि लाइक करके दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, तो जैसा कि मैं पहले इस पे बात कर चुका हूँ कि एक एटम का अपने अंदर से रेडिएशन को निकालना ताकि वो स्टेबल एटम में कन्वर्ट हो जाए, इसी सारे प्रोसेस को कहा जाता है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। यही इसकी डेफिनेशन में हमने लिखा हुआ है कि द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच अ parent unstable nuclide changes into a more stable daughter nuclei with the emission of radiation is called nuclear transmutation। क्लियर? तो ये बात थी न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन की, कि अगर कोई एटम अपने अंदर से रेडिएशन को निकालकर नए एटम में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो पहले वाला एटम होता है जो अपने अंदर से रेडिएशन निकालता है, इसको कहते हैं पेरेंट एटम, और इससे जो नया एटम बनता है इसको हम कहते हैं डॉटर एटम या डॉटर एलिमेंट भी कहते हैं। तो अगर किसी पेरेंट एटम में से रेडिएशन निकलती है और वो एक नए एटम में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, तो इस सारे प्रोसेस को कहा जाता है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ तक न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। अब देखते हैं कि ये होती किस तरीके से। तो बेसिकली ये जो रेडिएशन निकलती है, तीन ही किस्म की रेडिएशन हो सकती है, या अल्फा हो सकती है, या बीटा हो, या फिर गामा रेडिएशन हो सकती है। अब वन बाय वन हर एक को देखेंगे कि अगर अल्फा निकलती है तो फिर क्या होता है, बीटा निकलती है तो फिर क्या होता है, और गामा निकलती है तो फिर क्या होता है। तो सबसे पहली बात, अल्फा निकलेंगी तो क्या होगा उसको देखेंगे, तो उसको हम कहते हैं अल्फा डीके। तो सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन से समझेंगे कि किसी एटम से जब अल्फा रेडिएशन निकलती है तो एक्चुअली में उसके साथ होता क्या है। तो मेरे पास कोई एटम है, उसको मैं कह देता हूँ एक्स। ऊपर आपको पता है उसका एटॉमिक मास होता है और नीचे उसका एटॉमिक नंबर होता है। जब इस एटम में से रेडिएशन निकलेंगी तो ये नया एटम में कन्वर्ट होगा। नया एटम जो बना उसे मैं कह देता हूँ वाई। अब ये जो नया एटम बनेगा, इसका जो एटॉमिक मास होगा वो पहले से क्या हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा, और जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, पहले से 2 कम हो जाएगा। कि जो पहले वाला जो पेरेंट न्यूक्लियाई था उससे जो नया एटम बनेगा, उस नए एटम का जो एटॉमिक मास है वो पहले वाले एटम से 4 कम होगा, और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो पहले वाले एटम के एटॉमिक नंबर से 2 कम होगा। और साथ में निकलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल की जगह पे हम क्या लिखते हैं, हीलियम। अब हीलियम क्यों लिखते हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है। तो जब एक एटम में से अल्फा पार्टिकल्स के नीचे में लिख देता हूँ, ये क्या है हमारे पास, अल्फा पार्टिकल्स है। ये है अल्फा पार्टिकल, और साथ में कुछ एनर्जी भी निकलती है। अब सोचने वाली बात यह है कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने कहा इस एटम में से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, तो अल्फा पार्टिकल की जगह पे मुझे यूं इस तरीके से अल्फा बनाना चाहिए, मैं ये हीलियम का एटम क्यों बना रहा हूँ। बेसिकली होता क्या है, अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। सेम इसी तरीके से जो हीलियम का एटम होता है ना, उसके अंदर भी 2 ही प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो चूंकि अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस जैसे होते हैं, इसलिए हम अल्फा पार्टिकल की जगह पे समटाइम्स और ज़्यादातर हीलियम ही लिख देते हैं। देखिए इसका ये मतलब नहीं है कि ये हीलियम एटम है,
ये सीधा क्या है, हीलियम के न्यूक्लियस जैसा, इसलिए हम यहाँ पे He लिख रहे हैं। क्लियर? तो इन्हें अल्फा पार्टिकल्स ही कहेंगे हम। अब जैसा कि दो प्रोटॉन्स निकल रहे हैं इसमें से, तो दो प्रोटॉन निकलेंगे तो एटॉमिक नंबर 2 ही कम होगा ना। और दूसरी चीज, एटॉमिक मास में 4 की कमी क्यों होगी, क्योंकि जब ये पूरा अल्फा पार्टिकल निकलेगा इसमें 2 प्रोटॉन था 2 न्यूट्रॉन था, दोनों को मिला के क्या बन गया 4। तो एटॉमिक मास बनता ही दोनों को मिला के है। तो जब ये निकल जाएंगे तो एटॉमिक मास में भी कितनी कमी आएगी, 4 की कमी आएगी, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स निकले हैं, इसलिए 4 की कमी हो जाती है जब अल्फा पार्टिकल निकलते हैं एटॉमिक मास के अंदर, और 2 की कमी होती है एटॉमिक नंबर के अंदर। तो यहाँ से ये बात भी ध्यान में रखें कि हम अल्फा को अल्फा पार्टिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखें इसमें से निकलते पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये पार्टिकल्स ही तो हैं, तो ये निकल रहे हैं, इसलिए हम अल्फा के साथ ज्यादातर क्या लगाते हैं, अल्फा पार्टिकल का वर्ड यूज करते हैं। अब ये एक जनरल इक्वेशन है, इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल को देख लेते हैं। मेरे पास एक एटम है जिसका नाम है रेडियम, और ए के साथ इसको लिखते हैं। इसका जो एटॉमिक मास है वो 226 है, और जो एटॉमिक नंबर है वो 88 है। इसमें से जब अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो क्या होगा, एक नया एटम बनेगा। जो नया एटम बनता है उसका नाम है रेडोन, Rn से उसको लिखा जाता है। और उसका जो एटॉमिक मास है वो कितना होगा, एटॉमिक मास जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो 4 कम हो जाता है। तो पहले कितना था 226, अब इसमें से 4 कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 222। और एटॉमिक नंबर में से कितने कम होने चाहिए, 2 कम होने चाहिए, तो 88 में से 2 कम होंगे तो कितना बचेगा 86। तो देखिए एक एटम नए एटम में कन्वर्ट हो गया, और उसके अकॉर्डिंगली उसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास भी चेंज हो गया। और साथ में क्या निकले, मेरे पास अल्फा पार्टिकल निकले। अल्फा पार्टिकल की जगह हम क्या लिखते हैं, हीलियम को लिख देते हैं। इन्हें हीलियम न्यूक्लियाई भी कहा जाता है, क्योंकि ये हीलियम के न्यूक्लियस जैसे हैं। और प्लस में क्या निकलेगी हमारे पास, एनर्जी। ले जी, ये था हमारे पास अल्फा डीके कि अल्फा डीके जब होता है तो क्या होता है। समटाइम्स इस तरह की चीजें एमसीक्यूज में भी आ जाती हैं कि आपको ये वाला आइटम दिया होगा, वो कहा जाएगा कि इसमें से ना अल्फा डीके हो रहा है। बताओ अल्फा डीके होने के बाद जो भी नया आइटम बनेगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए अल्फा डीके जब होता है तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है। तो आप देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर 88 है, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे तो कि 2 कम करेंगे तो क्या बनेगा, 86 बनेगा। तो आप 86 पे टिक कर देंगे। इसी तरीके से ये मैथ्स के अकॉर्डिंगली भी हो सकता है, या रेडियम के बजाय कोई और भी एटम लिया जा सकता है। तो बस आपको ये जनरली क्वेश्चन याद होनी चाहिए कि जब भी अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो एटॉमिक मास 4 कम होगा और एटॉमिक नंबर में से 2 की कमी आएगी। यहाँ तक हमने बात कर ली अल्फा डीके के ऊपर। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने बीटा डीके के ऊपर, कि जब बीटा पार्टिकल निकलते हैं तो फिर क्या होता है। तो पहले जनरल इक्वेशन से समझेंगे। मेरे पास कोई एटम मौजूद है, आप उसे एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जी से भी कर सकते हैं, वट कोई भी आप अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं जी ले रहा हूँ। मेरे पास कोई एटम मौजूद है जी, इसका एटॉमिक मास क्या होगा ए, और एटॉमिक नंबर क्या होगा जी होगा। अब इसमें से हो रहा है बीटा डीके। तो जब बीटा डीके होता है तो एक नया एलिमेंट बन जाता है, तो जो नया एलिमेंट बनेगा उसे मैं कहूंगा वाई। लेकिन ये जो नया एलिमेंट बनेगा इसका एटॉमिक मास जो है वो चेंज नहीं होगा, वो जितना पहले था उतना ही रहेगा नया एटम का भी, लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, पहले से 1 ज्यादा हो जाएगा। ये चीज कि जब भी बीटा डीके होता है तो जो नया एटम बनता है, नए एटम का एटॉमिक मास सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर पहले से इंक्रीज हो जाता है। अब बीटा डीके में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिस वजह से ये सारा काम होता है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। पहले अपनी इक्वेशन कंप्लीट कर लें। तो ये एटम, इसमें से बीटा पार्टिकल निकले तो ये नया एटम बन गया, प्लस बीटा पार्टिकल जो निकले हैं उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं जिसे हम कहते हैं बीटा पार्टिकल्स, और साथ में हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास बीटा पार्टिकल्स है, ये बीटा पार्टिकल है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे। एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलना कोई मुश्किल बात नहीं है। देखें
ये एटम है, ये इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, ये निकल सकता है। लेकिन मजे की बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एटम के न्यूक्लियस में से निकल रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस में से निकल रहे होते हैं। हालांकि न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, न्यूक्लियस में तो सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में से कैसे निकल सकते हैं, इसका जवाब अब आपको मैं बताने लगा हूँ। अब होता ये है कि जैसा कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के में प्रोटॉन्स होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं उनमें से एक आधा न्यूट्रॉन क्या करता है कि वो न्यूट्रॉन टूटता है और टूटकर 3 नए पार्टिकल्स बनाता है। और वो 3 नए पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, एक पार्टिकल वो बनाता है जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन। ये था न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन टूटकर किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन में। और दूसरी चीज कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अलावा मजीद इलेक्ट्रॉन में भी कन्वर्ट होता है। और तीसरी चीज के एक न्यूट्रॉन जब टूटता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बनाता है, और तीसरा जो पार्टिकल बनता है उस पार्टिकल का नाम है एंटी न्यूट्रिनो। क्लियर। तो जब भी एक न्यूट्रॉन टूटता है तो वो 3 नए पार्टिकल्स बनाता है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और एंटी न्यूट्रिनो। तो जैसा कि एक न्यूट्रॉन टूटा टूटा तो क्या बना, नया प्रोटॉन बना। और जब प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं तो एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ। अब आपके माइंड में शायद ये भी आया कि देखिए अगर एक प्रोटॉन ज्यादा हुआ है तो एटॉमिक मास भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक मास के अंदर तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं, दोनों को मिलाकर क्या बनता है, एटॉमिक मास बनता है। और यहाँ पर आप गौर करें कि एक न्यूट्रॉन टूट भी तो गया ना, तो एक न्यूट्रॉन कम हुआ, जो कम हुआ उसकी जगह प्रोटॉन ज्यादा हो गया। तो अगर मेरे पास पहले अगर फर्ज करें यहाँ पर इस स्टेज में मेरे पास जो न्यूट्रॉन्स थे वो थे 3 और प्रोटॉन्स कितने थे, वो भी 3 थे। तो जब मेरे पास नया एटम बनेगा तो तब क्या होगा कि जो न्यूट्रॉन है वो टूट जाएगा ना, एक न्यूट्रॉन टूट जाएगा तो न्यूट्रॉन रह जाएंगे 2, और वो टूटकर क्या बना देगा, एक प्रोटॉन भी बनाएगा। तो 3 प्रोटॉन तो पहले से मौजूद थे, एक और नया बन जाएगा, तो टोटल कितने हो गए, 4 प्रोटॉन हो गए। तो दोनों को जमा करके क्या आएगा, 6 ही आएगा ना, इनको भी जमा करके क्या आएगा, 6 आएगा। तो एटॉमिक मास जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर न्यूट्रॉन कम हो रहा है तो प्रोटॉन ज्यादा भी हो रहा है, और एटॉमिक मास तो दोनों को प्लस करके बनता है, तो इसलिए एटॉमिक मास चेंज नहीं होगा। लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर कब बनता है, प्रोटॉन्स की तादाद से बनता है। तो जैसा कि प्रोटॉन बन रहा है इसलिए हमारे एटॉमिक मास में 1 का इंक्रीमेंट लगेगा। और साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस से फिर बाहर निकल जाते हैं, जिसको ही हम क्या कह रहे होते हैं, बीटा पार्टिकल्स कह रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो एटम है इसके न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, क्योंकि इसके न्यूक्लियस का ही न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है और फिर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ये इसके बाहर जो आउटर शेल में जो घूम रहे होते हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये नया बना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से जो कि न्यूक्लियस में बना था, इसलिए ये बाहर निकल गया। और साथ में एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी बनता है, ये भी बाहर निकलते हैं साथ में, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी निकलते हैं। तो ये होता है हमारे पास टोटल बीटा डीके। अब आपके अंदर शायद ये भी एक बात है कि देखें न्यूट्रॉन तो एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इस न्यूट्रॉन से जो नया पार्टिकल बना प्रोटॉन, उस पे तो पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक न्यूट्रल पार्टिकल से एक पॉजिटिव पार्टिकल बन जाए। तो उसका जवाब मैं आपको सिर्फ इतना ही दूंगा, क्योंकि अभी के लिए बस आपको इतना ही समझ आना है कि बेसिकली ये जो न्यूट्रॉन है ना ये खुद भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिनको हम कहते हैं क्वार्क। तो जब भी ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बनता है तो इन क्वार्क की जो रेशियो है, जो मोशन है वो तब्दील हो जाती है, जिस वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन जब ये न्यूट्रॉन के अंदर होते हैं क्वार्क, तो इनकी आपस में रोटेशन जो है और इनकी जो आपस में नंबरिंग है वो इक्वल होते हैं, जिस वजह से ये एक दूसरे का चार्ज माइनस कर देते हैं, ये न्यूट्रल रहता है। लेकिन प्रोटॉन के अंदर इनकी कमी पेशी हो जाती है, जिस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ तक ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी बीटा डिके के हवाले से। तो इसकी जनरल इक्वेशन को एक बार फिर से देख लें कि एटम में से नया एटम बनेगा, उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन
प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो 3 पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। तो जैसा कि एक नया प्रोटॉन बना इसलिए हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। साथ में बीटा पार्टिकल निकलते हैं। ये बीटा पार्टिकल बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो बीटा रेज है इन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और साथ में निकलती है एनर्जी। अब इस सारी की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। तो इसके एग्जांपल में हम लेंगे कार्बन। कार्बन का एक एटम है जिसका एटॉमिक मास 14 है और एटॉमिक नंबर 6 है। इसमें से बीटा डिके होगा तो एक नया एटम बनेगा जो कि नाइट्रोजन होगा। और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो एक इंक्रीज होना है, तो पहले 6 था तो अब 7 हो जाएगा। लेकिन एटॉमिक मास चेंज नहीं होता, वो पहले 14 था अभी भी क्या रहेगा, 14 रहेगा, क्योंकि बीटा डिके में ऐसा ही होता है। प्लस साथ में हमारे पास बीटा पार्टिकल निकलेंगे। बीटा पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसकी जगह हम इलेक्ट्रॉन्स को ड्रा करेंगे। प्लस क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। यहाँ तक हमने बीटा डिके के ऊपर बात कर दी। इस पे और भी बात की जा सकती है, आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं तो आपको ये बात भी समझ आएगी कि बीटा भी बेसिकली 2 किस्म के होते हैं बीटा डिके। एक पॉजिटिव बीटा डिके होता है और एक नेगेटिव बीटा डिके होता है। तो ये जब आप रिसर्च करेंगे तो तब आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये आप अपने तौर पे सर्च कर लें, अभी के लिए मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा नॉलेज। इतना काफ़ी है फिलहाल आपके लिए। तो अभी तक हमने अल्फा डीके के ऊपर बात कर ली, बीटा डीके के ऊपर बात कर ली और नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने लास्ट डीके के ऊपर जिसका नाम है गामा डीके। तो गामा डीके की पहले जनरल इक्वेशन समझते हैं, फिर इसकी एग्जांपल की तरफ जाएंगे। तो गामा डीके में क्या होता है कि आपके पास अगर कोई एटम मौजूद है, ये उसका एटॉमिक मास, ये उसका एटॉमिक नंबर, तो होता ही है कि एटम के पास कोई एनर्जी आ जाती है, वो थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड हो जाता है, तो इसके ऊपर स्टार बना देते हैं हम। स्टार का मतलब है कि एटम के पास अभी एनर्जी आ गई कहीं से और ये थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड हो गया बहुत ज्यादा। तो ये क्या करता है, ये अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और रिलीज करने के बाद स्टेबल हो जाता है। लेकिन नया एटम कोई भी नहीं बनता, बस क्या करता है अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। और रिलीज कैसे करता है अपनी एनर्जी को, गामा रेडिएशंस की फॉर्म में ये अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। तो साथ में क्या निकलती है, गामा रेडिएशन। अब बेसिकली गामा रेडिएशंस के अंदर कोई पार्टिकल नहीं मौजूद होता, कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस तरह का कोई पार्टिकल नहीं होता। इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होते हैं, हम फोटॉन्स को माना जाता है कि ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं। जैसे सूरज की रोशनी है ना, तो ये माना जाता है कि सूरज की रोशनी के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स मौजूद हैं एनर्जी के। इन पैकेट्स को फोटॉन्स का नाम दिया जाता है। तो बेसिकली गामा रेज भी क्या होती हैं, इन फोटॉन से मिलकर बनती हैं और गामा रेज ही बेसिकली बाद में लाइट में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो सूरज के अंदर गामा रेज होती हैं, फोटॉन से बनी होती है और फिर वही गामा रेज लाइट वाले फोटॉन में भी कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि फिर लाइट बनकर हमारी अर्थ पे आती भी हैं। तो ये सिर्फ एनर्जी होती है, इसमें कोई पार्टिकल नहीं निकलता, इसलिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। जैसा एटम पहले था वैसा ही एटम बाद में भी रहता है। प्लस हम क्या लिख देते हैं कि एनर्जी नहीं निकलती है। तो ये इसकी जनरल इक्वेशन है। अब इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में हम ले लेते हैं अपना कोबाल्ट। एक एलिमेंट है कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास है हमारे पास 60 और एटॉमिक नंबर है 27। तो ये अभी एक्साइटेड है, इसके पास कोई एनर्जी है। देन ये अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा और स्टेबल कोबाल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। और क्या कैसे आएगा, गामा रेज को निकाल कर, साथ में एनर्जी। गामा रेज ही बेसिकली क्या है, एनर्जी है। तो ये हमारे पास गामा डीके था, इसको भी देख लिया, बीटा डीके को देख लिया और अल्फा डीके को भी देख लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी डीके हैं इनकी आपको 100% समझ आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कोई बात आपने पूछनी हो तो आप कमेंट में लाजमी करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर लाजमी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।